गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। तो एक मॉडर्न स्टेट, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट देखा था लास्ट वीडियो में। तो इसमें फ्यूचर ऑफ मॉडर्न स्टेट क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोनोपोली। तो ये 7 फीचर्स है, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप इसमें कुछ और चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें सिटीजनशिप भी इंक्लूड कर सकते हो। मेनली 5 भी कहे जाते हैं, लेकिन हम 7 को डिस्कस करेंगे। तो पहला मॉडर्न स्टेट का फीचर है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये है कि जो पावर्स जो है वो किसके एक के इंसान के हाथ में होनी चाहिए। इंसान मतलब गवर्नमेंट, यानी पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर्स के, ना कि प्राइवेट अथॉरिटीज़ के पास में हो पावर्स। मोनोपोली का सिर्फ इतना सा मतलब कि सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर सके, मॉडर्न स्टेट के लिए काम कर सके। ठीक है, तो मोनोपोली का ये मतलब तो कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ दी वायलेंस ऑफ क्राइम। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक ऊपर पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल है कि क्राइम को कैसे भी करके क्या किया जाए, सोसाइटी से रिमूव किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, ये सब चीज़ थ्योरी टाइम टू टाइम आई है। जैसे कि 5 थ्योरी जो पनिशमेंट है, रिट्रीब्यूटिव, रिट्रीमेंट टू रिवेंज मतलब बदला लेना। डिटरेंट थ्योरी है, उसका मतलब आई मतलब आँख के बदले में आँख, खून के बदले खून, दांत के बदले दांत, ऐसा सीन। उसके बाद में एक्सपिरेटरी है कि सोसाइटी से उसको निकाल दो, जिसको आप काला पानी की सज़ा जिसमें बोलते थे। वो प्रिवेंटिंग का मतलब प्रिवेंट दी क्राइम। जैसे कि CRPC में 107-51 का जो केस बनता है कि कोई झगड़ा हो उससे पहले ही उसको रोकने के लिए। जैसे कि आपको लगता है कि कोई नेता है वो किसी रैली को संबोधित करेगा, वहाँ एक बड़ा वो खतरा है कि लोगों को भड़काने का या कुछ, तो उसको वहीं उसको नज़रबंद कर दो, नेता को रोक लो, रैली ही मत करने दो। तो प्रिवेंट द क्राइम। उसके बाद में रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, तो वो रिफॉर्म एंड रिहेबिलिट ऑफ एक्यूज, कि एक्यूज को रिहेबिलेट करने का मौका दिया जाए, रिफॉर्म सुधरने का मौका दिया जाए, जिसके लिए सुधार गृह वगैरह बने हुए हैं, जे एक्ट जिसमें सब चीज़ें दी गई है। विक्टिमोलॉजी मतलब पहले क्या था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जिसने किया उसको सज़ा दे दो, उसको पनिश कर दो, बस विक्टिम का क्या, क्योंकि विक्टिम को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो, उसके नुकसान से किसी को मतलब नहीं था। अब विक्टिमोलॉजी के तहत एक नया कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि 357C या CRPC है, जिसमें कि विक्टिम को भी कंपनसेट किया जाने की बात की गई है, कि विक्टिम को जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए, ताकि वो दोबारा आ सके, समाज में इस्टेब्लिश हो चुके। उसके बाद में टेरिटोरियल। तो जाहिर सी बात है किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए एक टेरिटरी की ज़रूरत है, एक स्टेट की ज़रूरत है। तो टेरिटरी क्या है, टेरिटरी है एक स्पेसिफाइड एरिया जो कंट्रोल किया जाता है एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी के द्वारा, यानी एक सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा का जो कंट्रोल किया जा रहा है। एक स्पेसिफाइड एरिया, एक स्पेसिफिक, जिस पे स्पेसिफिक कंट्रोल होगा स्टेट का, और उसको कंट्रोल कौन करे, एक सोवरेन अथॉरिटी कर रही है। मतलब जिस अथॉरिटी पर और किसी का नहीं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही है ना। तो ये उसके बाद सोवरेनिटी की ही बात कर रहे हैं हम। सोवरेन, बार बार सोवरेन वर्ड आ रहा है, सोवरेन। तो द पावर ऑफ दैट ए कंट्री हैज़ कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। तो मतलब कंट्री के पास में पावर है, अगर सोवरेनिटी है तो कंट्री के पास में इतनी पावर है कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को खुद सोल्व कर रही है, किसी दूसरे से नहीं करा रही है, या गवर्नमेंट किसी के अंडर काम नहीं कर रही है। मतलब गवर्नमेंट के पास में एब्सोल्यूट सुपरमेसी है, वो अपने लॉ किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बना रहे, अपने लॉ खुद बना रहे, खुद रेगुलेट कर रहे हैं। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पावर, किसी एक्सटर्नल पावर का इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए, किसी एक्सटर्नल पावर का उन पर कोई प्रेशर, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक्सपल्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द अदर, कि किसी दूसरे का कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, यही है। थॉमस हॉब्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो थॉमस हॉब्स जो थे उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, अ फ्री इंडिपेंडेंट सोवरेन ऑटोनोमस मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू द रूल और कंट्रोल ऑफ अनदर, किसी और के कंट्रोल में काम ना करना, यही आपका सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जहाँ पे बात की जाती है, कि एक सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ें है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्ट है उस पर चीज़ें हो रही है, उसका पर्पज़ कभी डिफीट ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग ही लॉ आपके बनाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ना कि और किसी का राज चलता है, आप ये कह सकते हो।
तो लेजिस्लेशन मेड द लॉ नॉट डिफीट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, वही बात कि लेजिस्लेशन में लॉ बनाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ब्रीच नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो आप देख सकते हो आर्टिकल 13 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या बाद में जो भी कोई ऐसे लॉ थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज़ को डिफीट करते हैं वो नल एंड वॉइड होंगे, उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब कास्ट इज़ नॉट ए बैड थिंग बट कास्टिज्म इज़ बैड थिंग, बिल्कुल कास्टिज्म बैड हो जाता है, कास्ट बैड थिंग नहीं है, लेकिन कास्टिज्म बैड थिंग हो जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं है। एक्सरसाइज ऑफ इम्पर्सनल पावर, मतलब कि जो इट्स रूल ऑफ लॉ, मतलब ये है पावर जितनी भी एक्सरसाइज की जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, मन मर्जी से नहीं है, आर्बिट्रेरी नहीं है, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से चीज़ चलाओगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ जितनी भी पावर है वो एक्सरसाइज होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। सुपरमेसी और लॉ है वो सबसे ऊपर रहेगा, सुपरमेसी रहेगी लॉ की। एनी पावर इम्पोज बाय लॉ और विच इज़ गिवन बाय अदर अथॉरिटी, एनी पावर इम्पोज बाय लॉ और विच इज़ गिवन बाय अदर अथॉरिटी, कि जो लॉ इम्पोज किया जा रहा है किसी अथॉरिटी से है, जो आप लॉ जो पावर्स जो इम्पोज की जा रही है वो कहाँ से आ रही है, लॉ से आ रही है, किसी अथॉरिटी से आ रही है, ये नहीं कि मन मर्जी से आ रही है। जैसे कि अब प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, इनको पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सुप्रीम कोर्ट का जज, इसको पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये नहीं अपनी मर्जी से पावर्स का यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो ऑल पावर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे। जैसे कि वही है कि कोई भी प्रोसीजर चलेगा ये लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है वही ही चलेगा। उसके बाद में आपका आता है पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। तो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी तो आप जिसको बोल नौकरशाही कह सकते हैं, प्रशासनिक कह सकते हो सेवाएं, तो इट इज़ नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, इसको रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव ही है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसलिए कहा जाता है कि लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं और फिर वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। 15 लाख पे जैसे कि लोकसभा में एक बनाया गया तो वो उस जनता का प्रतिनिधित्व बन के जाता है और उसको रिप्रेजेंट करता है और उस जनता के हक की बात करता है और जनता के लिए पॉलिसी और लॉज वो बनाने का काम करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इज़ बेसिकली सिलेक्शन country ruled by the selected people selected through the election by public और public representative can run the government। वही बात है कि ब्यूरोक्रेसी में ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो जनता के है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं और गवर्नमेंट को वही जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वही गवर्नमेंट को एक्चुअल में चलाता है। जैसे कि हमारे जितने भी सांसद वगैरह हैं ये पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बनाते हैं जनता के लिए, पॉलिसीज बनाते हैं जनता के लिए, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करते हैं। तो व्हेन कंट्री और स्टेट इज रन बाय द सिलेक्टेड पर्सन थ्रू इलेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। मतलब सिलेक्टेड जो पर्सन है, सिलेक्टेड पर्सन मतलब कौन से, आपके सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, IAS IPS IFS, ये तो ये जो है किसके थ्रू काम कर रहे हैं, इलेक्टेड पर्सन्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो सांसद वो हैं, इनको ये सपोर्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग वगैरह में, तो इसको ही आप रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में 3 चीज़ें बेसिकली होती है, सिलेक्शन, इलेक्शन, नॉमिनेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं। सिलेक्शन क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया ले डाउन बाय द लॉ, जो लॉ के अंदर लिखा है उसके में जो एक एलिजिबिलिटी बनाई गई है, क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट, यानी मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट, जिससे आपके IAS IPS वगैरह ये सब बन के जाते हैं। इलेक्शन, थ्रू द इलेक्शन, जनता जिसको डायरेक्ट चुनती है वोट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब ए पर्सन हैज़ असाइंड द सर्टेन ड्यूटी बाय ए पर्सन हु हैज़ एम्पावर टू डू सो। अपॉइंट, नॉमिनेशन मतलब किसी भी पर्सन को कुछ ड्यूटी असाइन कर देना, किसके द्वारा, उसके द्वारा जो वो ड्यूटी असाइन करने के लिए एम्पावर्ड है लॉ में। और रियल्टी की बात करें तो रियल्टी में गवर्नमेंट तो ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह यही चलाते हैं, किस थ्रू चलाते हैं, इलेक्टेड पर्सन्स के। अब अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी की बात करें तो राइट टू एक्सरसाइज द पावर एंड इफेक्ट ऑफ दैट पावर, यानी कि अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए अथॉरिटी की के पास में,
कि उसके पास में राइट टू एक्सरसाइज द पावर, पावर एक्सरसाइज करने की पावर होनी चाहिए, राइट होना चाहिए, और उस पावर का इफेक्ट भी होना चाहिए, है ना। और उसके डिसीजन जो है वैलिड होने चाहिए, उसके डिसीजन के मतलब जो अथॉरिटी ने डिसीजंस लिए वो वैलिड डिसीजंस होने चाहिए। जैसे कि आप बात करें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक पार्टी ब्रीच कर देती है, दूसरी का लॉस कर देती है, कंपनसेट कर, तो वहाँ पे वो ब्रीच के लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का डिसीजन मान्य होगा, दोनों पार्टीज पे बाइंड होगा और उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये है आपका। अच्छा, उसके बाद में आप 8th पॉइंट ले सकते हो सिटीजनशिप, कि जाहिर सी बात है किसी टेरिटरी के अंदर हो आप, स्टेट के अंदर है, तो वो अपने लोगों के वेलफेयर, मॉडर्न स्टेट में वेलफेयर की बात हो रही है, तो वेलफेयर वो अपने ही तो लोगों को करेगा, तो जो लोग उसके सिटीजन हैं उनके ही वेलफेयर के लिए बात की जाएगी, ना कि वहाँ पे कोई आ जा रहा है उनके वेलफेयर के लिए बात की। तो 8th पॉइंट आप सिटीजनशिप बना सकते हो। तो ये था आपका फीचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। थैंक यू।